प्रिय बच्चों, एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र उपन्यास जूठन, उपन्यासकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रतिदिन की भांति हम अब उपन्यास के अंतिम पायदान पर हैं। उपन्यास के नामकरण की सार्थकता, चरित्र चित्रण के माध्यम से दलित विमर्श के खुलासे और व्यवस्थागत विसंगतियों को पढ़ते हुए एक कथा प्रवाह के साथ हम आगे बढ़ चले हैं और अंत में लेखक के मन में जो क्रांतिकारी आंदोलन की भावना थी, एक सामाजिक परिवर्तन की भावना थी, वह अपना स्वरूप साकार करने वाली है। उपन्यास का उद्देश्य फलीभूत होने वाला है। इसी आधार पर मैंने आपको पिछली कक्षाओं में जो पढ़ाया था उसके आधार पर कुछ बिंदु लिखवाए थे और एक गृह कार्य दिया था, दलित विमर्श पर टिप्पणी लिखिए। आप लोगों ने वो अच्छे तरह लिखनी है क्योंकि ये उपन्यास का संदेश है, उपन्यास की मूल संवेदना है और उपन्यास का कथानक भी है, उपन्यास का सारांश भी है और ओम प्रकाश वाल्मीकि का पूरा किरदार भी है। इसी बात को आगे के अंशों में हम और स्पष्ट पाते हैं, लेखक की अभिव्यक्ति के रूप में और भाषा की गहरी पकड़ के रूप में। जब जब दलित विमर्श की पड़ताल करते हुए लेखक अनमना होता है, अव्यवस्थित होता है, असंतोष का शिकार होता है, आक्रोश का भाव उसके मन में भर जाता है, वह क्रांतिकारी होने लगता है, तब उसके मन में एक वैचारिक बदलाव आता है। वह बदलाव मार्क्सवादी बदलाव है, वह बदलाव जनवादी बदलाव है, वह जनमानस के प्रति एक समरसता और समन्वय की भावना लाने का बदलाव है और यह ही हमारा उद्देश्य भी है। काफ़ी गर्मा गर्मी के पश्चात जसबीर मान गया था। मुझे लेकर वह देहरादून चल दिया। उन दिनों लड़की अपने मामा के घर रह रही थी। हमने पिछले अंशों में पढ़ा कि वह लड़की देखना चाहता है और इस बात की स्वायत्तता और स्वतंत्रता चाहता है कि वह लड़की देखकर विवाह करे, जबकि उनके समाज में ये प्रचलन नहीं था। पिता इसका विरोध करते हैं, उसे ताना भी मारते हैं कि पढ़ने लिखने का मतलब मनमानी करना नहीं है। जसबीर भी उस पर बहुत दबाव बनाता है, वह बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे ये सब भी तनाव झेलना पड़ता है और उसे बहुत तकलीफ़ होती है कि बाहरी सामाजिक दबाव के साथ साथ एक भीतर का पारिवारिक दबाव भी होता है जो व्यक्ति को उसके समाज की रूपरेखा को बदलने के लिए साथ नहीं देता है, जबकि हमें भीतर से बाहर तक का आमूलचूल साथ चाहिए होता है। लेखक सीधे देहरादून पहुंचा। जसबीर मुझे आया देखकर चौंक गया। जसबीर ने उस लड़की की माँ से जो उन दिनों वही थी मुझे मिलाया था, वे मुझे सीधी सादी महिला लगी थी। मुझे देखकर वे खुश भी हुई। उनसे मिलकर मैं और दुविधा में फंस गया। जसबीर ने से फिर एक बार उसने लड़की देखने की बात उठाई, लेकिन जसबीर ने कहा, तुझे मुझ पे विश्वास नहीं है? माँ से तो मिला है, और क्या चाहिए? माँ से नहीं, मुझे लड़की से शादी करनी है। मैं उत्तेजित हो गया। युवावस्था का उबाल देखिए, गर्मी देखिए, उसकी नसों में यौवन उबाल मार रहा है और वह बड़ा आक्रोश में है। 3 दिन तक जसबीर और मेरे बीच चुप्पी छाई रही। चौथे दिन मैं स्वर्णलता भाभी की बहन चंद्रकला उर्फ चंदर उर्फ चंदा से मिला। मैंने तमाम हालात उसके सामने रखकर अपने मन की बात भी कह दी। मुझसे शादी करोगी? चंदा तब इंटर में पढ़ रही थी। उसने चौंक कर मेरी ओर देखा, आश्चर्य से पूछा, क्या कह रहे हो? सोच कर जवाब दे देना, मैंने इत्मीनान से कहा और उठकर चल दिया। अगले रोज़ चंदा अपनी दीदी के घर आ गई। उस समय सीमा, राजीव, विनीता सब छोटे थे। विनीता तो गोद में ही थी। चंदा ने धीमे से पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे भाई माँ बाप मानेंगे? वह मुझ पर छोड़ दो, मैंने धैर्य से कहा। मैंने साफ इनकार कर दिया था। मैं किसी देवता की पूजा में विश्वास नहीं करता। पिताजी नाराज़ हो गए थे। मेरा अविश्वास उनकी आस्था पर चोट था जिसके लिए वे मुझे माफ़ करने को तैयार नहीं थे। अभी तक शायद मेरे पूजा पाठ में शामिल न होने को मेरा बचपना मानकर कुछ विशेष जोर नहीं डालते थे, लेकिन शादी विवाह जैसे मौके पर भी मेरा विरोध देखकर वे क्रोधित हो उठे थे। वह नाराज़गी अंत तक रही। इस बात के लिए मैं कतई तैयार नहीं था। वह प्रारंभ से ही धर्म और इन रिवाजों के खिलाफ था, लेकिन जब खुद की शादी में अपने घर में पिता की बात का उसने विरोध किया
तब पिता क्रोधित हो गए और उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। शादी के बाद चंदा को साथ ले जाना था चंद्रपुर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी मकान की। सरकारी कॉलोनी में मुझे तब तक मकान नहीं मिला था, हॉस्टल में रहता था। जय किशन जायसवाल मेरा रूम पार्टनर था। दिल्ली में सुखन सिंह था, आर के पुरम में रहता था। इंटर तक त्यागी इंटर कॉलेज में साथ साथ पढ़े थे। काफ़ी भटकाव के बाद उसे सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई थी। उसने दक्षिण एक्सप्रेस में चंद्रपुर के लिए बर्थ पहले ही हमारे लिए बुक करा दी थी। उसके मित्र अजय सिन्हा से वो बात करता है और वो कहता है पत्नी को ले आओ, सब व्यवस्था हो जाएगी, तो वह वहाँ से चल देता। मैंने अजय सिन्हा और अपने कार्यालय के साथी सूरज खरतड़ को चंद्रपुर पहुंचने का तार कर दिया था। रात 10 बजे गाड़ी चंद्रपुर स्टेशन पर पहुंची तो वहां कोई नहीं आया था। उम्मीद थी वे फैक्ट्री की गाड़ी लेकर आ जाएंगे। 10 बजे आईएनएस फैक्ट्री एस्टेट जाने के लिए बस का मिलना भी मुश्किल था और हमारे साथ घर गृहस्थी का काफ़ी सामान था। वह रात हमने चंद्रपुर रेलवे स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ही गुजारी थी। रेलवे स्टेशन मास्टर ने स्वयं ताला खोलकर हमें आराम करने के लिए कहा था। स्टेशन पर ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं थी, इक्का दुक्का यात्री ही इधर उधर थे। सुबह की पहली बस पकड़कर हम आईएनएस फैक्ट्री एस्टेट आ गए थे। सामान हॉस्टल में छोड़कर मैं और चंदा सूरज खरतड़ के क्वार्टर में पहुंच गए थे। सूरज खरतड़ तब तक ऑफिस जा चुका था। चंदा को वहीं सुशीला भाभी के पास छोड़कर मैं भी उसी रोज़ दफ्तर चला गया था। मेरी छुट्टियां भी खत्म हो गई थी। सूरज खरतड़ को जब ये पता चला कि मैं चंदा को उनके घर छोड़कर आया हूं तो वह खुश हुआ था। खरतड़ से मेरे संबंध काफ़ी घनिष्ठ थे। वह बल्लाहार शाह का रहने वाला था, एक प्यारा इंसान जिसके व्यवहार में एक खुलापन था जो मुझे हमेशा आकर्षित करता था। सूरज खरतड़ और सुशीला भाभी ने चंदा का स्वागत बहुत ही अपनेपन से किया। अजय के क्वार्टर में जाने से पहले चंदा ने एक नई साड़ी अपने बॉक्स से निकालकर सुशीला भाभी को बहुत ही आदर से दी थी, लेकिन सुशीला भाभी ने वह साड़ी लेने से इनकार कर दिया था। मैं उनका आदर करता था। चंदा ने भी आदरपूर्वक ही साड़ी उन्हें देनी चाहिए थी, लेकिन उनके इनकार ने जैसे क्षण भर में सब कुछ तोड़कर बिखेर दिया था। चंदा ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने विनम्रता से कहा, भाभी जी यदि यह साड़ी पसंद नहीं है तो दूसरी ले लीजिए। लेकिन वे दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई थी, कोई बात भी नहीं कर रही थी। मैंने सूरज से पूछा, उसने भी कोई विशेष उत्तर न देकर सिर्फ इतना ही कहा है, नहीं लेती है तो न ले, तुम जी छोटा न करो, खुशी खुशी अपनी गृहस्थी चलाओ, हमें खुशी होगी। उस क्षण मेरी आंखें तरल हो आई थी। हम लोग अजय के फ्लैट में आ गए थे। सूरज खरतड़ स्वयं हमें छोड़ने आया था, लेकिन सुशीला भाभी के व्यवहार से सभी का मन उखड़ा हुआ था। मैंने सुशीला भाभी से सहज व्यवहार रखने की कोशिश की, लेकिन वह न जाने चंदा की किस बात से खफा हो गई, आज तक पता नहीं चला। सूरज अक्सर अपने बेटे अप्रतिम के साथ चंदा से मिलने आता था, लेकिन हम लोगों का उनके घर जाना कम हो गया था। अजय सिन्हा ने अपना फ्लैट हमें दे दिया था। स्वयं वह आनंद शर्मा के साथ रहने लगा था। आनंद की पत्नी उन दिनों प्रसूति के लिए अपने मायके गई हुई थी। उसी सप्ताह अजय की शादी की तारीख भी तय हो गई। उसे अपने घर बनारस जाना था। उसकी शादी की खबर ने जहाँ एक खुशी दी थी, वहीं एक दुख भी था। मुझे उसका फ्लैट खाली करना पड़ेगा, लेकिन अजय ने जाते जाते कहा था, वाल्मीकि चिंता मत करना, यदि इस बीच तुम्हें मकान न मिला तो हम एक साथ रहेंगे। एक कमरे में तुम रहना, एक में हम, रसोई साझी बन जाया करेगी। उसकी ये आत्मीयता देखकर मेरा मन हल्का हो गया। काफ़ी भागदौड़ के बाद मुझे मकान मिल गया था। वह भी 2 कमरों वाला ही फ्लैट था जो मेरे नाम पर आवंटित हुआ था। 31C टाइप 11 सेक्टर 5 अजय सिन्हा के फ्लैट के नज़दीक ही था। हम अगले ही सप्ताह में अपने फ्लैट में चले गए थे। अजय भी शादी के बाद सीधा हमारे फ्लैट में आया था। कई दिन वे हमारे ही साथ रहे थे। सचमुच कितने अच्छे दिन थे। अजय और मेरे बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसकी मिठास अभी तक मेरी स्मृतियों में रची बसी है। मिसेस सिन्हा भी बेहद शालीन और स्नेह से भरी हुई घरेलू महिला थी। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन दोनों के प्रति मेरे मन में हमेशा एक ऐसा भाव रखा जहाँ कोई मेल नहीं था। इन्हीं दिनों दलितों के बीच सामाजिक कार्य करने की कई योजनाओं को साकार रूप भी दिया गया था। महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर और ज्योतिबा फूले ने जो भूमि तैयार की थी, उससे लाखों कार्यकर्ता ऊर्जा पाकर सामाजिक जीवन में उतर पड़े थे। इस वैचारिक आंदोलन ने मेरी रचनाओं को एक नया आयाम दिया। जो वैचारिकता और जो परिवर्तन उसके मन में आया, उस परिवर्तन को उसने अब अपनी अभिव्यक्ति में, अपने लेखन में, अपने सृजन में लिखना प्रारंभ किया।
चंद्रपुर से हिम झरना नाम की एक पत्रिका शुरू हुई। संपादक थे जगदीश राही। कई अंक इस पत्रिका के निकले, लेकिन अचानक बंद हो गई। राही मेरे अच्छे मित्र थे, गीतकार भी बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटा कि कोयला खदान की नौकरी से उन्हें हाथ धोना पड़ा। नौकरी गई तो पत्रिका भी बंद हो गई। एक दिन सब कुछ समेटकर जगदीश राही ने चंद्रपुर छोड़ दिया था। याद रह गए थे वे कुछ पल जब उनके मधुर गीतों के बीच चंद्रपुर से हिंदी की इस विशिष्ट पत्रिका की योजनाएं बनी थी। साथ काम किया था, रात रात भर जागकर पत्रिका के प्रूफ पढ़े थे। भीषण गर्मी से झुलसते इस शहर में हिम झरना की कल्पना सचमुच राही जैसे जीवन से भरे लोग ही कर सकते हैं। मराठी कवि लोकनाथ यशवंत भी उन्हीं दिनों चंद्रपुर वापस आ गए थे। आईएनएस फैक्ट्री कॉलोनी में आते थे, कई कार्यक्रमों में साथ ही जाते थे। कुछ संकोची स्वभाव के थे, लेकिन गंभीर और वैचारिक प्रतिबद्धता से भरपूर। चंद्रपुर में रहते हुए इन सभी के कारण मुझे कभी परायापन महसूस नहीं हुआ, बल्कि अमरनाथ वर्मा ने तो मित्रता के बीच एक रिश्ता भी कायम कर लिया था। वे चंदा के बड़े भाई बन गए थे और मुझे अक्सर जीजाजी कहकर ही बुलाते थे। बेहद प्यारे थे ये सभी। पद्मा भाभी ने जो स्नेह मुझे और चंदा को दिया, वह हमारे जीवन की न खत्म होने वाली पूंजी है। इस तरह से लेखक के बीच जीवन में कितने लोग आए और गए, और कहाँ उनकी आत्मीयता, अपनापन और गृहस्थी जीवन का प्रारंभ उन्होंने कितने सद्भावना से, कितने स्नेह से और कितने गहरा रिश्तों के मध्य जिया, ये उनकी जीवन का सबसे अच्छा समय रहा। ये कालखंड उनकी जीवन की यादों की ताकत बन गया था। लेखक कहते हैं अपने शब्दों में, देखिए, चंद्रपुर ने मुझे कई ऐसे मित्र दिए थे जो अपनों से ज़्यादा आत्मीय हैं, जिनके बगैर मेरा व्यक्तित्व अधूरा ही रहता, जिनके स्नेह और विश्वास ने हमेशा हौसला दिया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अब अगर ये प्रश्न आता है तो आपको ये उत्तर लिखना है कि आत्मीयता केवल खून के रिश्तों से ही नहीं प्राप्त होती, अपनापन कभी कभी बाहरी रिश्तों से भी प्राप्त होता है। वे इतने प्रगाढ़ संबंध होते हैं। विधानसभा में नामांतर का प्रस्ताव पारित हो गया था, लेकिन सवर्णों ने बहुत बड़े पैमाने पर इस प्रस्ताव का विरोध किया था। जगह जगह तोड़फोड़, दंगे शुरू हो गए थे। अहमदपुर, औरंगाबाद, नागपुर, सोलापुर, मुंबई, नासिक, अमरावती आदि में स्थिति तनावपूर्ण थी। मराठावाड़ा में दंगों का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही था। दलित बस्तियां फूंकी जा रही थी, सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे। अखबारों में छपी खबरें दिल दहला रही थी। एक बड़ा आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो गई और लेखक की सपाट बयानी, देखिए, बिल्कुल बेबाक दो टूक बात कहता है लेखक। दलितों ने नामांतरण को अपनी अस्मिता का प्रश्न बना लिया था। नागपुर में आगजनी की घटनाएं हुई थी, चंद्रपुर में भी जुलूस निकला था। महाराष्ट्र सरकार ने नामांतर का फैसला वापस ले लिया था। दलितों को सरकार के इस फैसले से निराशा हुई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। वे लगातार नामांतर आंदोलन को बढ़ा रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा इस आंदोलन में झोंक दी थी। बापू राव जगताप, जोगेंद्र कवाड़े ने प्रेरणादायी नेतृत्व और ओजस्वी भाषण दलितों में हौसला जगा रहे थे। हजारों वर्षों की घृणा एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में दिखाई पड़ने लगी थी। इस आंदोलन को मैंने बेहद करीब से देखा था। मेरा रोम रोम आंदोलन को महसूस कर रहा था। भारतीय समाज की क्रूर व्यवस्था व्यक्ति की योग्यता को नकार रही थी। उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर जन्मना महार थे, भले ही उनकी विद्वता आकाश जितनी ऊंचाई पा जाए। देखिए, यहाँ पर अंत में लेखक क्या कहता है कि जाति, वर्ण, रंग और नस्ल का भेद बहुत बड़ी आधारशिला था उस समय में। चाहे ज्ञान, विद्वता, संस्कार कितना भी क्यों ना हो, इनकी ऊंचाई कितनी भी गहरी हो और कितने भी ऊंचे हो, लेकिन वर्ण विभेद के आधार पर जो आगजनी चल रही थी, जो हिंसा भड़क रही थी, वह बहुत गहरी थी। लेखक अब बिल्कुल उसमें कूद जाता है जलती आग में और इन सब को मिटा देना चाहता है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।